पेज नंबर 148 पर एक एग्जाम्पल मौजूद है, एग्जाम्पल नंबर 7.1। इस एग्जाम्पल को देखो। यहाँ पे हमें कहा है द मास ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टोन इज 500 ग्राम। तो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर और सेकेंड है हमारे पास 500 ग्राम। सो सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास यूनिट होता है वॉल्यूम का और ग्राम हमारे पास यूनिट होता है मास का, और हमें कैलकुलेट करनी है डेंसिटी। सो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। और एसआई सिस्टम की अगर बात करें तो वॉल्यूम हमारे पास होना चाहिए क्यूबिक मीटर में और मास हमारे पास होना चाहिए किलोग्राम के अंदर। सो मास को तो हम सिंपली 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास किलोग्राम के अंदर आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 1000 इज 0.5 किलोग्राम। और सेंटीमीटर क्यूब को हमें कन्वर्ट करना है इनटू मीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100। सो 3 बार हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर मीटर क्यूब में आ जाएगा। इसी तरह एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सो हम एक बार डिवाइड कर देते हैं 100 से, और सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं मीटर स्क्वायर के अंदर तो डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100, 2 बार 100 से डिवाइड करते हैं। जबकि क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम 3 बार 100 से डिवाइड करते हैं। सो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा कुछ इस तरह, 200 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में ले आए तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 6, एक्सपोनेंट 2 एक्सपोनेंट 2 एंड एक्सपोनेंट 2। सो 200 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 क्यूबिक मीटर, ये हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगी 200 सेंटीमीटर क्यूब की। क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है। देन मास और वॉल्यूम की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मास हमने कैलकुलेट किया था इन किलोग्राम एज 0.5 और वॉल्यूम हमारे पास आया है 200 10 रेज टू द पावर -6। इसको डिवाइड करने से पहले इसको फर्दर हम साइंटिफिक फॉर्म में ले आते हैं, 0.5 डिवाइडेड बाय 2 रेज 10 एक्सपोनेंट -4। ये डेसिमल को मैंने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया है तो एक्सपोनेंट में हमने +2 कर दिया। सो 0.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 0.25। और ये जो डिवाइड के अंदर हमारे पास 10 रेज टू द पावर -4 है, इसे हम वापस न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर +4। फर्दर साइंटिफिक फॉर्म अगर हम इसकी बनाना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 2.5, और डेसिमल राइट साइड पे मूव किया है तो हम पावर के अंदर माइनस कर देंगे, 10 रेज टू द पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्लियर है ये अब? अगर हम सिंपली 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और फिर 200 को उससे डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आ सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेम आएगा। 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 रेज टू द पावर 6। मैंने भी यहाँ यही किया है, मैंने 100 को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है। ओके। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एंड ऑफ द चैप्टर पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 7.1।
सो इस प्रॉब्लम और पेज हमारे पास है 165। सो पेज 165 पे जो प्रॉब्लम 7.1 है, उसमें हमें कहा है कि अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास डायमेंशंस दी हुई हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट की। 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 850 ग्राम। सो 850 ग्राम हमारे पास मास आ जाएगा। और हमें कहा है कि उस वुडन ब्लॉक की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो डेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो तीन डायमेंशंस हमें दी हुई है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों काम कर सकते हैं, या तो हम पहले इन तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद कन्वर्ट करें मीटर क्यूब के अंदर, या फिर हम पहले इन तीनों को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें और फिर कन्वर्ट करें क्यूबिक मीटर के अंदर, तो भी हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। तो मैं इन तीनों वैल्यूज़ को 100 से डिवाइड कर देता हूँ, ताकि मेरे पास जो आंसर है वो मीटर के अंदर आ जाए। तो ये फर्स्ट हो जाएगा 0.4 मीटर बाय 0.1 मीटर बाय 0.5 मीटर। सो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन 100 से डिवीजन के बाद आंसर मेरा मीटर्स के अंदर आ गया। तो जब मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट क्यूबिक मीटर के अंदर ही आएगा। सो 0.4 को 0.5 से 0.4 को 0.1 से और फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 0.4 इंटू जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो फाइव फाइव होगा। हाँ सही है, 0.05, 0.05। सो 0.4 इंटू 0.1 इंटू 0.05। सो हमारे पास क्यूबिक मीटर के अंदर इसका वॉल्यूम आ जाएगा 0.002। इसका वॉल्यूम आ गया। मास को भी हम साथ साथ कन्वर्ट कर देते हैं बाय डिवाइडिंग 1000। तो ये इक्वल हो जाएगा 0.85 किलोग्राम। सो दोनों चीज़ें हमारे पास, दोनों क्वांटिटीज़ है वो अब एसआई सिस्टम के अंदर आ गई हैं। सो डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। सो मास हमने निकाला है 0.85 और वॉल्यूम हमारे पास है 0.002। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर देते हैं। 0.85 डिवाइडेड बाय 0.002। सो डेंसिटी हमारे पास इस सब्सटेंस की आ जाएगी 425 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। क्लियर है ये? हाँ। ओके। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 1.7.3। और इसमें हमारे पास दो तीन पार्ट्स गिवन हैं, कोई एक पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। सेम पेज नंबर है हमारा 165, और पार्ट सेकंड हम इसका सॉल्व करते हैं। 200 ग्राम of lead shot having a density of 11,300 kilograms per cubic meter. So 11,300 kilograms per cubic meter, ये हमारे पास गिवन है डेंसिटी। और मास हमें गिवन है 200 ग्राम। सो 200 ग्राम हमारे पास मास आ गया। और यहाँ हमें कैलकुलेट करना था वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का। सो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, वही सेम डेंसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो डेंसिटी ऑलरेडी एसआई यूनिट के अंदर गिवन है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास को हम जस्ट कन्वर्ट कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। सो 0.2 किलोग्राम हमारे पास इसका मास आ जाएगा। और डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम।
सो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला देखें तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास हमारे पास है 0.2 और डेंसिटी हमारे पास है 11,300। तो इसके डिवीजन से पहले हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में ले आते हैं। तो साइंटिफिक फॉर्म में ये हो जाएगा 1.13 एंड एक्सपोनेंट हमारे पास हो जाएंगे 2 and 2 4, 10 raised to the power 4। सो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 0.2 को 1.13 से डिवाइड कर देते हैं और 10 raised to the power 4 को डिनोमिनेटर से ले जाते हैं न्यूमरेटर के अंदर। तो 0.2 डिवाइडेड बाय 1.13, सो रिज़ल्ट हमारे पास हो जाएगा 0.17 और एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाएगा -4। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी हो जाएगी 1.7 10 raised to the power माइनस, हमने डेसिमल को राइट साइड पे मूव किया है तो फर्दर माइनस होगा। सो -5 और इसका यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब। सो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया इस सब्सटेंस का। क्लियर है ये? अगर हमें इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है तो हम उसको लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म मीन्स कि हम इसको वो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें विदाउट 10 raised to the power में। यस। हाँ, डिपेंड करता है। अगर हम एमसीक्यूज़ के रिस्पेक्ट से देखें तो डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शन साइंटिफिक फॉर्म में है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे और देख लेंगे रिक्वायर्ड ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है। अदरवाइज जो है वो अगर सीआरक्यू की बेसिस पे देखें तो हम उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट ना भी करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो कि हमें अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो लास्ट प्रॉब्लम एक और है 7.4 और पेज नंबर ये हमारा हो जाता है 166। The density of air is 1.3 kilograms per cubic meter। सो ये हमारे पास आ गई डेंसिटी। एंड फाइंड द मास ऑफ एयर इन अ रूम, हमें मास को कैलकुलेट करना है। Find the mass of air in a room measuring 8 by 5 by 4 meter, 8 by 5 by 4 meters। सो ये हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है एक रूम की। सो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम के इक्वल। सो यहाँ अगर हम अपने यूनिट्स को देखें तो डेंसिटी किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में और वॉल्यूम जो है वो तब तीनों डायमेंशंस हमें लेंथ की मीटर के अंदर ही गिवन है तो हमें कोई कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। तो हम डायरेक्टली अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। सो वॉल्यूम को दूसरी साइड पे हम डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास। सो वैल्यूज़ को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें, डेंसिटी इज़ 1.3 और वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 8/5/4। सो 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 5 इंटू 4। सो मास हमारे पास आ जाएगा एयर का दैट इज़ 208 किलोग्राम्स। क्लियर है ये? क्लियर है। ओके, सो डेंसिटी से रिलेटेड एक और चीज़ देखते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। डेंसिटी फॉर एग्जांपल हम जनरल फार्मूला हमारे पास होता है डेंसिटी का दैट इज़ इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। सो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यूब है, इस क्यूब की अगर मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या दो चीज़ें, दो क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड है। एक तो इस क्यूब का मास रिक्वायर्ड है और एक इस क्यूब का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है।
मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मास मेजर करने के लिए हम फिजिकल बैलेंस यूज कर लेंगे, और वॉल्यूम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम इस क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो जब मेरे पास ये दोनों चीज़ें मेजर होके आ जाएंगी, फिजिकल बैलेंस से मास और इस फॉर्मूले को यूज़ करके वॉल्यूम, तो हम इजीली इस क्यूब का वॉल्यूम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सिलेंडर हो, तो सिलेंडर का अगर लेट सपोज मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो बिल्कुल इसी तरह मास मेजर करने के लिए फिजिकल बैलेंस और वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम इस सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो हम इजीली इसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास कोई इरेगुलर सा ऑब्जेक्ट है, ये लेट से ये हमारे पास एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, इसकी अगर हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो अगेन हमें वही दो क्वांटिटीज रिक्वायर्ड होंगी, दैट इज मास एंड वॉल्यूम। ये दो चीज़ें हम जो है वो कैलकुलेट करके इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, मास कैलकुलेट करने के लिए तो वंस अगेन हम फिज़िकल बैलेंस यूज़ कर लेंगे, फिज़िकल बैलेंस की मदद से इस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का मास आ जाएगा। अब इस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का अगर हमें वॉल्यूम चाहिए ताकि मैं डेंसिटी कैलकुलेट कर सकूं, तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम बताओ हमें, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितनी लेंथ होगी शायद वही वॉल्यूम हो। देखो, यहाँ मेरे पास इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, पहले मेरे पास क्यूब था, तो क्यूब का वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। लेट सपोज मैंने सिंपल ग्राउंड से कोई एक इरेगुलर से स्टोन उठा लिया है, तो स्टोन की मैं डेंसिटी फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो स्टोन के वॉल्यूम, क्योंकि इरेगुलर ऑब्जेक्ट है तो इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमने एक बीकर ले ली, बीकर मीन्स हमने एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर ले लिया जो कि हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। तो ये हमारे पास सिलेंडर आ गया। सिलेंडर के अंदर जो भी मेजरमेंट होंगी, मैंने एक पर्टिकुलर मेजरमेंट तक इसके अंदर लिक्विड को फिल कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया लेवल ऑफ द लिक्विड। मैंने इस स्टोन को इसके अंदर डिप कर दिया, तो जब मैं स्टोन को इसके अंदर डिप कर दूंगा तो क्या होगा, इस लिक्विड का जो लेवल है वो राइज हो जाएगा। जो लेवल राइज होगा, सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेवल 1 था, फर्स्ट लेवल लिक्विड का। इरेगुलर ऑब्जेक्ट को जब मैंने सिलेंडर के अंदर पुट कर दिया, तो पुट करने से मेरे पास इस लिक्विड का लेवल हो गया बी। सो अब अगर मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँगा ए और बी का, तो ये मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ दैट इरेगुलर ऑब्जेक्ट। सो ये भी एक मेथड होता है वॉल्यूम को मेजर करने का। सो यहाँ से एक सिलेंडर को यूज़ करके मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, और मास कैलकुलेट करने के लिए मैंने फिजिकल बैलेंस यूज़ कर लिया। सो मेरे पास मास और वॉल्यूम जब ये दोनों चीज़ें मेजर होके आ जाएंगी, तो अब मैं इस स्टोन की डेंसिटी इन दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। समझ आ गई यहाँ तक बात? हाँ। ओके। सो डेंसिटी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था प्रेशर। सो प्रेशर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है। सो प्रेशर में जो है वो यहाँ सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ जो है वो स्टार्ट किया है कि डेली लाइफ में हम बहुत सारी जगहों पे देख रहे होते हैं, तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल क्या लिए कि लेट सपोज हमारे पास एक पेंसिल है, और इस पेंसिल को जो एक एंड इसका शार्प है और एक एंड इसका ब्लंट एंड है। ये हमारे पास इसका ब्लंट एंड आ गया और ये हमारे पास है शार्प एंड।
अगर हम अपने दोनों पाम्स के दरमियान इस पेंसिल को प्रेस करें, सो हम फील करेंगे कि दोनों हैंड से इसको इस डायरेक्शन के अंदर पुश कर रहे हैं इस पेंसिल को। तो हम ये फील करेंगे दोनों हाथ से हम बराबर फोर्स उस पेंसिल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं पुश करने के लिए। और जब हम ये फील करेंगे कि जब हमने इस पेंसिल को इस तरह से पुश किया है अपने पाम्स के दरमियान, तो वो एंड जो कि ब्लंट एंड है या फ्लैट सरफेस है, वहाँ पर हमें कम पेन फील होगा एज कंपेयर टू ये जो दूसरा एंड है जो कि शार्प एंड है। यहाँ पर जो पेन फील हो रहा है हमें वो ज़्यादा फील होगा। सो फोर्स तो हम यहाँ पर दोनों जगहों पे दोनों तरफ से बराबर लगा रहे थे, बट एक जगह हमें फोर्स की इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा फील हो रही है, जबकि दूसरे एंड के ऊपर जो फोर्स की इफ़ेक्टिवनेस है वो कम फील हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से जो हम थंब पिन यूज़ करते हैं, थंब पिन ले लें या फिर सिंपल नेल ले लें जिसका एंड जो है वो यहाँ से पॉइंटेड होता है, या सिंपल कोई और नेल हम ले लें, नेल का भी जो एंड है वो ये वाला शार्प होता है या पॉइंटेड होता है। तो जब हम इन नेल्स को बोर्ड के अंदर सॉफ्ट बोर्ड में या किसी वॉल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की नेल को हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अनलाइक अगर हमारे पास थंब पिन इस तरह की होती जिसका जो एंड है वो शार्प होने के बजाय थोड़ा सा ब्लंट होता, सिमिलरली नेल भी हमारे पास शार्प होने के बजाय उसका जो लोअर एंड है वो इस तरह से फ्लैट होता, तो इस तरह की थंबपिन को या नेल को वॉल और बोर्ड के अंदर इंसर्ट करना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका मतलब हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है इस तरह की नेल या थम थंब पिन को बॉल या बोर्ड के अंदर इंसर्ट करने के लिए। सो इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पर जो हमारी नेल और थंब पिन थी इसका जो एंड है ये शार्प है और पॉइंटेड है। शार्प और पॉइंटेड का मतलब है कि इट हैज़ लेस सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया है इसका। सो यहाँ से मैं जितनी भी फोर्स इसके ऊपर लगाऊंगा इन दोनों के ऊपर, वो सारी की सारी फोर्स इस एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट हो जाएगी। जबकि इस ब्लंट एंड वाले सरफेस पे जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी अप्लाई की हुई फोर्स एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं हो रही, बल्कि इस पूरे एरिया के ऊपर डिवाइड होगी। सो इस दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस आ रहा था उसको एक्सप्लेन, और इसी तरह से जो फर्स्ट वाली एग्जांपल थी जब जिस एक एंड के ऊपर मुझे ज़्यादा पेन फील हुआ और दूसरे एंड पे मुझे कम पेन फील हुआ, सो जो फोर्स लग रही है वो तो दोनों बराबर हैं। यहाँ इस एंड के ऊपर जो मेरी फोर्स है वो इस पूरे एरिया के ऊपर डिवाइड हो रही है, जबकि दूसरे एंड पे जो मेरी अप्लाइड फोर्स है वो पूरी फोर्स इस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट हो रही है। इसीलिए इस एंड को पुश करने से मुझे ज़्यादा पेन फील हो रहा था। ये जो डिफरेंस था इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर कि पॉइंटेड एंड के ऊपर फोर्स ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी, और जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा था तो वहाँ जो फोर्स की इफ़ेक्ट है, फोर्स की इफ़ेक्टिवनेस है, वो कम फील हो रही थी। तो इसी डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं दैट इज़ नोन एज प्रेशर। So pressure is defined as the force एक्टिंग ऑन आ यूनिट एरिया। किसी भी यूनिट एरिया पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर फोर्स की जो इफ़ेक्टिवनेस होती है या जो फोर्स की इफ़ेक्टिवनेस फील होगी उस सर्टेन एरिया के ऊपर, उसे हम प्रेशर कहते हैं। तो जब भी जहाँ भी किसी भी पॉइंट पे जब फोर्स अप्लाई होती है तो वहाँ प्रेशर ज़रूर क्रिएट होता है। और इस प्रेशर का इन शॉर्ट फिजिकल मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स। फोर्स की इफेक्टिवनेस को हम प्रेशर कहते हैं, जिसमें जैसे कि फॉर्मूला हमारे पास है तो फॉर्मूले से ही हमें इसके
फैक्टर भी जो है वो इजीली जो है वो नज़र आ रहे हैं कि जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है इन दो चीज़ों के ऊपर. वन इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द अदर इज़ द सरफेस एरिया. इन दो चीज़ों के ऊपर हमारा जो वो प्रेशर है वो डिपेंड करता है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी एग्ज़ाम्पल देखें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ग्लास का टेबल है और इस ग्लास के टेबल के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ. एक बार मैंने फोर्स अप्लाई की, लेट सपोज 1 न्यूटन की, और सेकंड टाइम में मैंने इस ग्लास के ऊपर फोर्स अप्लाई की 100 न्यूटन की. जब मैं इस ग्लास के ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा तो 1 न्यूटन की फोर्स से हो सकता है ये ग्लास जो है वो ब्रेक ना हो. ब्रेक होने का मतलब ये है कि हमारी फोर्स का जो प्रेशर था अप्लाई किया हुआ वो इतना ज़्यादा था कि जो ग्लास को ब्रेक कर देता है. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूं, सो लेट से ये जो ग्लास है वो ब्रेक नहीं हो रहा. मैंने अपनी फोर्स को इंक्रीज करके 10 न्यूटन कर दिया. सो लेट से अभी अगेन ग्लास जो है वो ब्रेक नहीं हुआ. फिर मैंने 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की तो अब ये ग्लास ब्रेक हो गया. दिस मीन्स दैट कि शुरू के दो अप्लाइड फोर्स से ग्लास ब्रेक नहीं हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि उन दो फोर्सेस जो प्रेशर क्रिएट हुआ था वो कम था. जब मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो फोर्स के मैग्नीट्यूड बढ़ाने से हमारा जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो भी इंक्रीज हो गया. इट्स मीन कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के. किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, उस सॉरी जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा. सिमिलरली दूसरा फैक्टर एरिया है या सरफेस एरिया है, जिसके हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी. सो यही वाली एग्जांपल हम दोबारा ले लेते हैं. लेट सपोज ये हमारे पास एक सॉफ्ट सा ग्राउंड है, सॉफ्ट वेट सॉइल वाला ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के ऊपर मैंने जो है वो दो स्टिक ले ली. एक स्टिक हमारे पास फ्लैट सरफेस की थी और दूसरे स्टिक में हमारे पास जो लोअर एंड था वो पॉइंटेड था. सो इन दोनों के ऊपर मैं इक्वल फोर्स अप्लाई करूं, लेट से 10 न्यूटन की दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. सो जो वो वाली स्टेक जिसका जो कांटेक्ट एरिया है वो कम है, उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इंसर्ट हो जाएगी इस सॉफ्ट सॉइल के अंदर, और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाली जो फ्लैट एंड वाली स्टिक है वो इस सॉइल के अंदर इंसर्ट ना हो पाए विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. और इसी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से दूसरी वाली जो स्टिक है जिसका जो एंड था वो पॉइंटेड था, वो आसानी से इंसर्ट हो जाए. सो दिस शोज दैट कि यहाँ जो सरफेस एरिया है, यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में सरफेस एरिया ज़्यादा है. जब सरफेस एरिया ज़्यादा था तो फोर्स की जो इफेक्टिवनेस है वो खुद ब खुद कम हो गई, दैट इज़ नोन एज प्रेशर. सिमिलरली सेकेंड वाले केस में जो हमारा सरफेस एरिया था वो कम था, तो ऑटोमेटिकली फोर्स की जो इफेक्टिवनेस थी वो इंक्रीज हो गई. दिस शोज दैट कि जो जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के साथ. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, फोर्स की जो इफेक्टिवनेस है वो उतनी ज़्यादा हो जाती है. लेस एरिया, ग्रेटर विल बी द प्रेशर, एंड ग्रेटर एरिया विल हैव लेस प्रेशर. इसी तरह से लेट सपोज हमारे पास जो सॉफ्ट ग्राउंड है उसके ऊपर एक पर्सन है जिसने इस तरह का फ्लैट शू पहना हुआ है. नीचे का जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट है, और एक और पर्सन है जिसने इस तरह का पॉइंटेड शू पहना है. सो ये हमारे पास पॉइंटेड शू है और यहाँ हमारे पास जो है वो एक फ्लैट शू है. इस सॉफ्ट सॉइल के ऊपर जब दो सेम वेट के या दो सेम मास के पर्सन स्टैंड करेंगे, सो फ्लैट शू वाला जो पर्सन है जिसका शूज फ्लैट है, वो जब इस सॉफ्ट सॉइल के ऊपर स्टैंड करेगा तो जो उसका वेट फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में सॉफ्ट सॉइल के ऊपर, वो इस पूरे बेस सरफेस एरिया के ऊपर अप्लाई होगी, और
उसकी जो अप्लाइड वेट फोर्स है वो इस पूरे शू के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जबकि अगर हम इस हील वाले शू को देखें तो हील वाले शू के अंदर जो सारा वेट फोर्स है वो इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा और इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। पहले केस के अंदर सारी फोर्स पूरे फ्लैट सरफेस के ऊपर डिवाइड हो गई क्योंकि वहां सरफेस एरिया ज्यादा था। दूसरे केस के अंदर यहाँ हमारी जो फोर्स है वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट हो रही है, इसलिए यहाँ इस केस के अंदर जो इफेक्टिवनेस है फोर्स की वो ज़्यादा होगी और लेस एरिया की वजह से फोर्स की इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी और उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। तो इस एग्जांपल से भी हमने यही देखा कि अगर किसी बॉडी का सरफेस एरिया बेस एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर वहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर जहाँ एरिया कम था तो वहाँ प्रेशर या फोर्स की जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो गई। सो दूसरा जो फैक्टर है प्रेशर का, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ जो हमने फॉर्मूला लिखा था प्रेशर का, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, तो यहीं से अगर हम इसका यूनिट फॉर्म करें, सो फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स एंड एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर का जो यूनिट हमारे पास फॉर्म होता है दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल्स, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एसआई यूनिट में हम इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो अ, चाहे वो पास्कल्स यूज करें या चाहे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज करें, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है। ओके। सो यहाँ जो हम प्रेशर की बात कर रहे थे, यहाँ हमारे पास प्रेशर था जो कि सॉलिड अप्लाई कर रहा था, जिस तरह यहाँ थंब पिन थी या नेल थी, एक पेंसिल थी पॉइंटेड। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास दो स्टिक थी विद डिफरेंट सरफेस एरिया, दो शूज़ थे हमारे पास जिसको सॉफ्ट सॉइल के ऊपर रख के हम वॉक करें। सो इनके अंदर भी जो है वो सॉलिड था जो कि प्रेशर अप्लाई कर रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे सिर्फ इस टर्म का मतलब बताओ कि एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है। A layer of earth, a layer of air that surrounds earth. बिल्कुल ठीक है। लेयर ऑफ एयर सिर्फ नहीं होती, एयर के साथ साथ और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। लेयर ऑफ गैसेस सराउंडेड बाय अर्थ। अर्थ के अराउंड जितनी भी जो गैसेस मौजूद हैं जो कि एक सर्टेन हाइट तक मौजूद होती हैं, उस पूरी सरफेस से लेके उस तमाम गैसेस जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ तक, उन तमाम को जो है वो हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ फिर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये हुआ कि हमारी सराउंडिंग के अंदर मौजूद जो गैसेस हैं, उस गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और वो मॉलिक्यूल्स या वो एटम्स जो है वो एयर के एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद गैसेस के, वो हमारी बॉडी को स्ट्राइक करते हैं, वो हमारे सराउंडिंग के अंदर मौजूद जो तमाम बॉडीज़ हैं उसको स्ट्राइक करते हैं, और इनको स्ट्राइक करने की वजह से फोर्स अप्लाई हो रही है, और फोर्स जहाँ भी अप्लाई होगी वहाँ पे प्रेशर ज़रूर होगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उन्हीं गैस के मॉलिक्यूल्स का अप्लाई किया हुआ प्रेशर है जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सो इसको अगर हम डिफाइन करें, सो इट इज़ द प्रेशर exerted by the gases present in our atmosphere। तो हमारी सराउंडिंग के अंदर मौजूद जो सारी गैसेस हैं जिससे मिलके हमारी पूरी अर्थ का एटमॉस्फेयर बनता है,
उन गैसेस का जो प्रेशर है जो कि हमारी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, हमारी सराउंडिंग के अंदर मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे अप्लाई हो रहा है। सो दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ना तो हमें एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा है, ना हमें एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद गैसेस नज़र आ रही हैं, ना हमें एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद जो गैसेस का प्रेशर है वो नज़र आ रहा है। बट स्टिल ये प्रेशर जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू इजीली में वो कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक बॉटल है, लेट सपोज एक मैंने एम्प्टी बॉटल ले ली, जो नॉर्मली प्लास्टिक की ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल होती है, वो मैंने बॉटल ले ली। अब ये बॉटल के अंदर वाटर मौजूद नहीं है और मैंने इसका जो कैप है वो रिमूव कर दिया। और अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस बॉटल के अंदर क्या मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे? बॉटल के अंदर एयर मौजूद है। बिल्कुल सही है, बॉटल के अंदर जो है वो एयर मौजूद है। अंदर मौजूद एयर क्या करती है? अंदर जो मौजूद एयर है वो इस बॉटल की बॉडी को बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई करती है। सिमिलरली यहाँ जो इस बॉटल के बाहर, जो यहाँ पर भी तो एयर मौजूद है, यहाँ मौजूद एयर क्या करती है? इस बॉटल को अंदर की तरफ बाहर जो मौजूद एयर का प्रेशर है वो इस बॉटल को अंदर की तरफ पुश कर रहा है या प्रेशर अप्लाई कर रहा है। सो इस बॉटल को जितनी भी देर हम इस तरह से रहने दें किसी एक जगह पे, तो इस बॉटल की शेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो देखो, अब हम क्या करते हैं, अब मैंने ये किया कि इस बॉटल के ऊपर कैप लगा दिया। अच्छा, ये अंदर वाला जो प्रेशर है वो कहलाएगा प्रेशर इनसाइड द बॉटल, और यहाँ कहलाएगा एक्सटर्नल प्रेशर या प्रेशर आउटसाइड द बॉटल। अब मैंने क्या किया, इस बॉटल को इसी कंडीशन में जिसके अंदर एयर मौजूद थी, इसके ऊपर कैप लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ना तो एयर इसके अंदर जा सकती है और ना तो एयर इस बॉटल से बाहर आ सकती है। अब इसके अंदर जो मौजूद एयर थी वो बाहर की तरफ प्रेशर तो अप्लाई कर रही है, सिमिलरली बाहर मौजूद एयर भी अंदर इस बॉटल के ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रही है। मैंने इस बॉटल को प्लेस कर दिया अब रेफ्रिजरेटर में। जब मैं उसको रेफ्रिजरेटर में प्लेस कर दूंगा तो क्या होगा? बॉटल की जो आउटसाइड है वो उसके अराउंड फॉग होगी और कंडेंसेशन होगी। बिल्कुल सही है, अंदर जो एयर मौजूद है वो कंडेंस हो जाएगी। अब यहाँ जो एयर मौजूद थी वो इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रही थी। जब मैंने उसको कुछ टाइम के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर प्लेस कर दिया, तो यहाँ मौजूद जो एयर थी जो कि गैशियस फॉर्म में थी, वो कंडेंस हो जाएगी और कंडेंस होकर कन्वर्ट हो जाएगी वेपर्स के अंदर या लिक्विड के अंदर। सो जितनी भी एयर थी वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब जैसे मैंने यहाँ पूछा था कि इस बॉटल के अंदर क्या मौजूद है, तो हमने कहा कि इस बॉटल के अंदर ऊपर टॉप से बॉटम तक पूरी एयर मौजूद है, जिसको मैंने इस कैप लगा के बंद कर दिया और जब रेफ्रिजरेट किया तो उसके अंदर जितनी भी एयर थी सारी कंडेंस होके यहाँ इस बॉटल की वॉल के ऊपर या इस बॉटल की बेस के ऊपर वेपर्स की फॉर्म में या लिक्विड के ड्रॉप्स में जमा हो गई। सो अब मुझे बताओ कि यहाँ बाकी जगहों पे अब क्या मौजूद होगा? कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, जब कुछ भी नहीं होता तो इट्स मीन वहाँ पर जो है वो वैक्यूम फॉर्म हो जाएगा, कोई मीडियम नहीं होगा। सो ये जो एयर थी अब यहाँ पर नहीं है। जब एयर मौजूद थी तो एयर का प्रेशर भी अप्लाई हो रहा था, और जब एयर मौजूद नहीं होगी तो इसका मतलब है एयर का प्रेशर भी अप्लाई नहीं होगा। बट यहाँ बाहर रेफ्रिजरेटर में बॉटल के बाहर तो गैस मौजूद है, रेफ्रिजरेंट गैस मौजूद होगी, और वो गैस क्या करेगी, इस बॉटल के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही होगी या प्रेशर अप्लाई कर रही होगी, जिसकी वजह से ये जो बॉटल है हमारी वो क्रश हो जाएगी। समझ आइए एग्जाम्पल?
हाँ clear। ओके। सो इसी तरह से इसी बॉटल की इसी तरह की एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरी एम्प्टी बॉटल थी ना, इस एम्प्टी बॉटल को मैंने विदाउट कैप किए हुए प्लेस कर दिया रेफ्रिजरेटर के अंदर। सो जैसे ही मैंने रेफ्रिजरेटर के अंदर प्लेस किया, उससे पहले अंदर एयर मौजूद थी, जो कि जैसे कि यहाँ बिल्कुल फर्स्ट डायग्राम के अंदर मैंने बनाई है। अंदर जो एयर मौजूद है वो बाहर प्रेशर अप्लाई कर रही है, और बाहर मौजूद एयर का जो प्रेशर है वो इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर है। सो अब मैंने उसको विदाउट कैप किए हुए रेफ्रिजरेटर के अंदर प्लेस कर दिया। अब क्या ये बॉटल क्रश होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके ऊपर कैप नहीं है और एयर अंदर बाहर मूव कर सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं उसको रेफ्रिजरेट करने रखूंगा तो अंदर मौजूद जो एयर होगी वो या तो जो है वो कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो भी गई, तो बाहर मौजूद जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो आसानी से इसके अंदर जा सकती है। तो यहाँ बाहर मौजूद जो गैस है वो उसको इनवर्ट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रही है, जबकि ये जो गैस है वो इस बॉटल के अंदर भी गई है, तो इसका मतलब है कि बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में भी ये प्रेशर अप्लाई कर रही होगी। तो इस बॉटल के ऊपर कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, अनलाइक उस बॉटल के जिसको हमने कैप कर दिया था। तो इनसाइड आउटसाइड कोई ट्रैवल नहीं हो पा रही थी गैस, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो बॉटल क्रैश हो गई। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जिसमें हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्ट करता है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं सोप बबल। सोप बबल हमने देखे होंगे, और पेज नंबर 149 के ऊपर इसकी एक डायग्राम भी बनी हुई है, जिसमें गर्ल जो है वो ब्लो करके सोप बबल्स ब्लो कर रही है। सो जो सोप बबल्स की फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन के अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही इन्वॉल्व होता है। अब इसमें होता कुछ इस तरह से कि हमारे पास एक स्टिक होती है, और स्टिक के ऊपर हम एक वायर को इस तरह से स्प्रिंग की फॉर्म में बना के इस स्टिक के साथ लगा देते हैं, और जब हम इसको डिप करते हैं इन अ सोप वाटर, डिपिंग इन सोप वाटर, जब हम उसको सोप वाटर के अंदर डिप करेंगे तो हमारे पास इस पूरे स्प्रिंग टाइप के सर्कुलर शेप के अंदर हमारे पास एक लेयर फॉर्म हो जाती है सोप की। और जब हम इस सोप की लेयर के ऊपर ब्लो करते हैं, तो ब्लो करने से इस साइड के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने के बाद ये सोप बबल यहाँ से ब्लो होना शुरू होता है, और फाइनली जो है वो एक बिल्कुल परफेक्ट स्फेयर की फॉर्म में इस स्प्रिंग नुमा शेप से जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंड हो जाता है। सो ये जो सोप बबल है, यहाँ बाहर भी इसके एयर मौजूद है, जबकि इसके अंदर भी जो है वो एयर मौजूद है। अंदर जो मौजूद एयर है जो कि मेरे ब्लो करने की वजह से इसके अंदर आई थी, तो वो अंदर मौजूद एयर इसको बाहर की तरफ जो है वो फोर्स अप्लाई करिए या प्रेशर अप्लाई करिए, जबकि बाहर जो मौजूद एयर है वो इस सोप बबल के ऊपर इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर फोर्स या प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अब हमने देखा होगा कि सोप बबल जो है वो जब एक बार ब्लो कर दिया तो ये हमेशा के लिए ब्लो नहीं होता, ये एक कुछ टाइम तक ब्लो रहेगा, और उसके बाद जो है वो खुद ब खुद बर्स्ट हो जाता है। सो ये सोप बबल जो है वो ब्लो किया हुआ उस वक्त तक रहेगा जब इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर हमेशा बराबर हो। बबल के अंदर जो प्रेशर है एयर का वो, और बाहर जो प्रेशर मौजूद है एयर का, जब ये दोनों प्रेशर आपस में बराबर होंगे, जब तक ये बलून बबल जो है वो ब्लो किया हुआ रहेगा। जैसे ही बबल बर्स्ट हो जाता है, तो इस बबल के बर्स्ट होने का मतलब ये हुआ कि सोप बबल के इनसाइड प्रेशर और सोप बबल का जो आउटसाइड का प्रेशर है वो अब बराबर नहीं है। हमने देखा होगा कि जब जैसे ही हम इस सोप बबल को टच करते हैं,
टच करने से ये फौरन से बर्स्ट हो जाता है। और टच करने से क्या होता है, एक्चुअली हमारी फिंगर टिप की फोर्स अप्लाई होती है सोप बबल के ऊपर और एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सोप बबल खुद ब खुद बर्स्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट यही अप्लाई हो रहा है बर्स्ट होने में कि वहाँ इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर एक दूसरे के बराबर नहीं होता। जब बराबर है तो सोप बबल हमें ब्लो हुआ हुआ दिखेगा। अगर ये बर्स्ट हो रहा है इट्स मीन दैट इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्लियर एग्जांपल? हाँ क्लियर है। अच्छा, सिमिलरली इस सोप बबल की जो फॉर्मेशन है, इससे हमें एक ये बात भी पता चली कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा इक्वली एक्ट करता है हर डायरेक्शन में। अगर फॉर एग्जांपल ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता तो इस ये जो बबल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो किया हुआ ना होता, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ यहाँ राइट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होता तो लेफ्ट की तरफ से या अपवर्ड डाउनवर्ड से बबल जो है वो ब्लो किया हुआ ना होता। और अगर हर जगह अप्लाई हो भी रहा है, हर डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है बट इक्वली अप्लाई नहीं हो रहा, तो भी सोप बबल का जो शेप है वो स्पेयर ना होता। सोप बबल का जो स्पेरिकल शेप है वो हमें ये बताता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में इक्वली अप्लाई होता है। इसी तरह से अगर हम कोई बलून भी ब्लो करते हैं, बलून के ऊपर जब हम फूंक मारते हैं तो हमारी फूंक मारने से अंदर एयर जारी होती है और एयर जो अंदर मौजूद होगी बलून के, वो बलून को बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही होती है या प्रेशर अप्लाई करती है। बाहर भी मौजूद होती है एयर और अंदर भी मौजूद होती है एयर। अंदर जो एयर मौजूद है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रही है, और जबकि बाहर जो एयर मौजूद है वो इनवर्ट डायरेक्शन में बलून के ऊपर प्रेशर अप्लाई करती है। और बलून का जो एक स्मूथ स्फेरिकल शेप है वो भी हमें यही दिखा रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है इनसाइड और आउटसाइड ये इक्वली अप्लाई हो रहा है और हर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से जब हम बलून को कंटिन्यूसली ब्लो करते रहेंगे तो एट सर्टेन टाइम वो बलून बर्स्ट हो जाएगा। और बर्स्ट क्यों हुआ, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसी तरह से अगर एक ब्लो किया हुआ बलून हो और उस ब्लो किए हुए बलून के ऊपर मैं कोई शार्प ऑब्जेक्ट से फोर्स अप्लाई करूं या शार्प ऑब्जेक्ट या पिन से पिन को इंसर्ट कर दूं बलून में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आउटसाइड वाला प्रेशर खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बलून बर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की नेक्स्ट एग्जांपल? क्लियर है। ओके, सो इसी तरह की एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एग्जिस्टेंस की एक और एग्जांपल है दैट इज जिसमें टिन क्रैश एक्सपेरिमेंट है। मैंने लेट सपोज एक कैन ले लिया जो कि टिन का बना हुआ था। टिन जो है वो बहुत ही थिन सा जो है वो थिन सा जो है वो टिन का कैन है हमारे पास, और इस टिन के कैन को हमने हाफ फिल कर दिया वाटर के साथ। सो हाफ के अंदर मैंने जो है वो वाटर फिल कर दिया, और जो रिमेनिंग हाफ था तो वो ऑब्वियस है कि वहाँ पर एयर मौजूद है। जब एयर मौजूद होगी तो उसका मतलब अंदर मौजूद जो एयर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही होगी, और बाहर जो मौजूद एयर है वो इस टिन कैन के ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ उसको हीट करना स्टार्ट कर दी। जब हम हीट करेंगे तो आफ्टर सम टाइम हमें जो है वो इस टिन कैन की जो नेक है वहाँ से स्टीम या वहाँ से वेपर जो है वो बाहर आते हुए नजर आएंगे। वेपर्स और स्टीम जो है वो बाहर निकलती हुई नजर आएगी। जब हमें यहाँ से स्टीम बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब है कि इस वाटर के अंदर जो है वो बॉइलिंग हो रही है।
और जो एयर मौजूद थी अब उसकी जगह एयर मौजूद नहीं होगी, अब उसकी जगह हमारे पास स्टीम आ गई। बिकॉज जब स्टीम बाहर आ रही थी तो स्टीम ने बाहर आने से पहले वहाँ मौजूद जो एयर थी उसको ऑलरेडी पुश आउट कर दिया है। तो यहाँ वो वाटर मौजूद है जो कि अभी बॉईल नहीं हुआ, और वो जगह जहाँ पर पहले हमारे पास एयर मौजूद थी अब वहाँ पे एयर नहीं होगी बल्कि अब वहाँ पे स्टीम है, क्योंकि स्टीम जब बाहर आने लगी तो उसने एयर को सारी बाहर निकाल दिया। तो जब स्टीम बाहर आने लग गई तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि अब यहाँ रिमेनिंग पार्ट के अंदर एयर नहीं है, बिकॉज एयर को पुश आउट करके स्टीम वहाँ से निकलना शुरू हुई है। सो मैंने इस टिन के कैन को जो कैप था उसको बंद कर दिया। जब मैंने इसके ऊपर कैप लगा दिया तो अब इस टिन के कैन में मेरे पास वाटर मौजूद है और स्टीम मौजूद है। सेम इंस्टेंट पे मैंने जैसे ही कैप लगाया उसके ऊपर मैंने फौरन से कोल्ड वाटर पुट कर दिया। जैसे ही मैं कोल्ड वाटर पोर करूंगा तो कोल्ड वाटर पोर करने से क्या होगा, ये जो स्टीम मौजूद थी इसके अंदर वो स्टीम यहाँ पर कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंस होने के बाद दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के अंदर। तो हमारा जो टिन का कैन था अब उसके अंदर जो स्टीम थी वो कन्वर्ट हो गई वाटर के अंदर। जिस तरह एयर आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रही थी, बिल्कुल इसी तरह से ये स्टीम भी जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रही थी। जैसे ही मैंने कोल्ड वाटर डाला तो वहाँ मौजूद जो स्टीम थी वो कंडेंस हो गई, और कंडेंस होने के बाद अगेन वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई। कैप मैंने रिमूव नहीं किया है, इसका मतलब है ना कोई एयर या गैस कैन के अंदर से बाहर आ सकती है, ना बाहर से अंदर आ सकती है। बट जो बाहर हमने कोई चेंजेस नहीं किए, इसका मतलब बाहर से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो एज इट इज उसी तरह मौजूद है। सो अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाला तो कोल्ड वाटर डालने से क्या होगा, यहाँ पर कोई एयर या यहाँ पर कोई स्टीम मौजूद नहीं है। देयर इज नो एयर, नो स्टीम, इसका मतलब है देयर विल बी नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं होगा तो ये जो बाहर वाला प्रेशर है इस हमारे कैन को जो है वो बिल्कुल उस बॉटल की तरह क्रश कर देगा, जिस तरह से हमने बॉटल को रेफ्रिजरेटर के अंदर प्लेस किया था। तो ये जो हमारा टिन का कैन है वो भी क्रश हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है ये एग्जांपल? हाँ, क्लियर है। ओके।